नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। पिछली क्लास में मैंने आपको मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य बातें बताई थी और कुछ हमने सिलेबस पे चर्चा की थी कि सिलेबस जो है, उस सिलेबस में कैसे पढ़ना चाहिए और क्या-क्या एमपी का सिलेबस है, उस पर हमने चर्चा की थी। और यदि आपने नहीं देखा, तो उसको एक बार देख सकते हैं। आज के सेशन में हम जो आपसे बात करेंगे, आज यूँ समझ लीजिए कि आज ये पहली क्लास होगी आपकी। उसमें मैंने कुछ बेसिक एमपी का मैप, कुछ जिले वगैरह बताए थे, जो आम तौर पर अधिकांश छात्रों को पता होता है। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे हम, एमपी कैसे बना उस पर एक बढ़िया सा अपन सेशन लेंगे जिसमें आप बहुत अच्छे से उसी का नॉलेज भी हो जाएगा और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन एग्जाम में क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जितना भी आपको आगे बताया जाए, जो आपको पढ़ाया जाए, तो आपको समझ में भी आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाओ और एग्जाम में जो तथ्य आते हैं उनको भी आप समझ पाए। तो दोनों चीज़ें ही आपको यदि समझ में आ गई तो फिर चीज़ें उतनी कठिन होंगी नहीं। मुझे लगता है कि एक छात्र को किसी एक विषय पर सामान्य समझ के साथ उसको तथ्य यदि बन जाए तो वो उस विषय को बहुत अच्छे से कर लेगा। इस सीरीज में हम भूगोल पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का, एमपी का भूगोल पढ़ रहे हैं और उस भूगोल में आज यूँ समझ लीजिए पहली क्लास है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है ना? तो हम शुरू करते हैं इसको। आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाते चलो, तो नोट्स बना लोगे तो आपका बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? तो बाकी आप नोट्स है आपके पास तो उसमें कोई बहुत दिक्कत है नहीं, पर आप, मेरी सलाह है कि आप बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नोट्स हम जब खुद से बनाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट ही रहता है आपके लिए। कर सकते हैं इसमें आप। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है ना? अपना मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पे आपसे हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश जो अपना है, मध्य प्रदेश हमारा कैसे बना, पुनर्गठन, ठीक है? पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कैसे बना, ये आज आपसे चर्चा होगी। देखिए, कुछ ही बनी कैसे राज्य, तो पहले भूमि तो पहले से ही थी, पर हम राजनीतिक तौर पर पुनर्गठन समझते हैं। मतलब कि यहाँ पर भौगोलिक रूप से हम बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक पुनर्गठन की बात करते हैं। क्योंकि एक भूमि का हिस्सा तो भाई अनंत काल, अनंत काल मतलब जब से धरती बनी है तब से ही रहा होगा मध्य प्रदेश, या समय के साथ भौगोलिक परिवर्तन हुए होंगे। पर हम इस सेशन में आपसे राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश कैसे बना। देखिए, आज़ादी के पहले जो अपना मध्य प्रदेश है, आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश में या पूरे भारत देश में दो तरह की स्थिति बनती थी। जो पहली स्थिति बनती थी कि आज़ादी के पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का शासन कुछ इस तरीके से था कि किसी भूमि पर, किसी भूभाग पर अंग्रेज सीधे शासन करते थे। वहां पर उन्हीं का शासन था, उन्हीं के नियम थे, उन्हीं के अधिकारी थे और सीधे शासन चलाते थे। जबकि अंग्रेजों का शासन भारत में कुछ क्षेत्रों में ऐसा था कि राजाओं के माध्यम से भी शासन चलता था। मतलब कि राजाओं का शासन था और वो अंग्रेजों की बात को मान के काम करते थे। तो यूं समझ लीजिए कि अंग्रेजों का शासन पूरे भारत देश में है, लेकिन अंग्रेज एक स्थान पर बिना राजाओं के शासन कर रहे हैं, इसको हम प्रत्यक्ष शासन कह सकते हैं। और एक जगह पर राजाओं को मिलाकर काम कर रहे हैं, उसको अप्रत्यक्ष शासन कहते हैं हम। तो ये दो तरीके से पहले चलता था। बाद में हम जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद राज्यों को बनाने को लेकर के बड़ी कसमकस से रही कुछ वर्षों तक कि कैसे राज्यों का निर्माण किया जाए, कैसे राज्य बनाए जाएं, इसको लेकर बड़ी कसमकस थी। और 1947 से 1956 तक, 8 सालों तक राज्य का निर्माण ही ना हो सका। तो एक अस्थायी व्यवस्था रही भारत देश में, उसको भी बात करेंगे आपसे। और फिर 1956 के बाद से राज्यों का निर्माण भारत देश में पूरी तरीके से हुआ था। तीन तरह की बातें हुई, एक आज़ादी के पहले शासन कैसा था, फिर आज़ादी से लेकर 1956 तक शासन कैसा था, और फिर 56 के बाद की कहानी है। तो इस पूरे हिस्से को हम तीन पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जरा देखें। तो पहला बात जो पहली है, वो बात पहली ये है कि हम बात करें 1947 के पहले कि 1947 के पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। पहली बात तो हम आपसे ये करने वाले हैं। दूसरी बात आपसे करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है आज़ादी से लेकर के बनने तक, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। और तीसरी हम बात करेंगे 1956
से लेकर के हम कह सकते हैं कि 2000 तक कह सकते हैं, 2000 अभी वर्तमान तक के, चलो तो वर्तमान तक की बात करें तो वर्तमान तक जो है मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे मध्य प्रदेश बना, इन तीनों बातों को हम समझेंगे। 1947 के पहले जो अपना मध्य प्रदेश है, या मैंने आपको समझाया कि 1947 के पहले जो भारत है, उस भारत में अंग्रेजों का शासन था, है ना। भारत में अंग्रेजों का शासन या ब्रिटिश सरकार का अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों का शासन था इसके पहले मध्य प्रदेश में। और इस दौरान मैंने कहा कि जो शासन था उसको हम दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक ऐसा जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था या डायरेक्ट रूल था, प्रत्यक्ष शासन था, और एक था अंग्रेजों का जहां पर अप्रत्यक्ष शासन था, जहां पर वो राजाओं के माध्यम से शासन किया करते थे। तो एक स्थिति कुछ इस तरीके से थी। प्रत्यक्ष शासन मतलब जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, वहां राजा की कोई वहां महत्व नहीं था। और अंग्रेजों ने इस कड़ी में हमारे भारत में कुल 1861 की बात है, 1861 में अंग्रेजों ने जब 57 का विद्रोह खत्म हुआ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, तब 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन आया। जब ब्रिटिश सरकार का शासन आया तो उन्होंने भारत देश को एक तरह से यूं समझ लीजिए कि नए तरीके से पूरा प्रशासन को उन्होंने चेंज कर दिया। इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उन्होंने चेंज कर दिया और उन्होंने कहा अब कंपनी का नहीं, अब वहां की सीधे महारानी का शासन होगा। इस कड़ी में 1861 में अंग्रेजों ने जो उनके विजित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर राज्यों का निर्माण किया, और राज्यों का जो उन्होंने निर्माण किया और उन्होंने भारत देश में लंबे समय तक राज्य निर्माण होते रहे कुल 11 राज्य बन पाए अंत तक जाते जाते। तो भारत में उन्होंने 11 राज्यों का गठन किया था, 11 राज्य बनाए थे, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष जो शासन था वहां पर राजाओं के साथ मिलकर, अर्थात राजा राजा मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको एक मिनट, है ना। देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि देसी रियासतों के माध्यम से, तो अप्रत्यक्ष शासन में था देसी रियासतों के माध्यम से, देसी रियासतों के माध्यम से, देसी रियासतों के माध्यम से जो है शासन जो है अंग्रेज जो है, बाकी देश में जो 11 राज्य थे वहां तो अंग्रेजों का ही पूरा शासन था, लेकिन बाकी भारत में अंग्रेज राजाओं के माध्यम से शासन करते थे, है ना। और ऐसी भारत देश में आपने पढ़ा होगा 572 देसी रियासतें भारत देश में थीं, 572 देसी रियासतें अपने भारत देश में यहां पर थीं। अब ये तो स्थिति 1947 के पहले भारत देश की हुई। हमें मध्य प्रदेश का समझना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी 1947 के पहले। तो मैं थोड़ा सा या तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं इसके मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, आप बहुत गौर से देखना कि मध्य प्रदेश, अब समझिए यहाँ पर एमपी की स्थिति क्या थी यहाँ पर। तो 1947 के पहले के पूर्व आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश की स्थिति, एमपी की स्थिति क्या थी यहाँ पर, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, जरा उसको भी समझते हैं अपन यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ ऐसी थी कि अगर हम अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन की बात करें तो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन में हमने कहा भारत देश में 11 राज्य जो है एक तरीके से भारत में बने थे, अंग्रेजों ने जो बनाए थे 11 राज्य। और उन 11 राज्यों में से मध्य प्रदेश में एक राज्य था, उसका नाम था सीपी एंड बरार। हालांकि 1861 में 1861 में इस राज्य का नाम सिर्फ सीपी था या सेंट्रल प्रोविंस कह सकते हैं। बाद में बरार जोड़ा गया और बरार को जोड़ा गया 1936 में। तो 1900 आजाद होते होते इसका नाम सीपी एंड बरार था, इसलिए मध्य प्रदेश को हम सीपी एंड बरार कहते हैं। पर मध्य प्रदेश में बरार जो है वो 1936 में हैदराबाद की जो रियासत थी उससे लेकर जोड़ा गया था, इस बात को आप याद रख सकते हो। तो प्रत्यक्ष शासन यूं समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में एक अंग्रेजी राज्य था, है ना, एक अंग्रेजी राज्य। तो 11 में से मध्य प्रदेश में एक अंग्रेजी राज्य हुआ करता था, एक अंग्रेजी राज्य हुआ करता था जिसका नाम क्या था, सीपी एंड बरार। और सीपी राज्य बना 1861 में, 1861 में सीपी राज्य बना, जबकि आजाद होते होते इसका नाम सीपी एंड बरार हो गया था और बरार जुड़ा 1936 में, तो उसको याद रख लीजिए।
तो ये अच्छा, इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी, सीपी की जो राजधानी थी, वो राजधानी इसकी थी नागपुर। क्या नाम था उसका? नागपुर उसकी राजधानी थी। तो आप याद रखें, राजधानी क्या थी उसकी? नागपुर उसकी यहाँ पर राजधानी थी। ये भी आपको समझ लेना है। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, सीपी एंड बरार। कई बार आपसे कहता है कि मध्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी क्या थी या पहली राजधानी क्या थी? तो नागपुर एमपी की राजधानी पहली थी। ये आपको बड़े ध्यान से आपको समझना है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद की कहानी थोड़ा बदली जाएगी। अब देखिए, देसी अप्रत्यक्ष जो शासन था अंग्रेजों का, जो अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन था, अप्रत्यक्ष शासन अंग्रेजों का था, इस बात का मतलब है देसी रियासतों के माध्यम से जो शासन होता था वो। तो अप्रत्यक्ष जो शासन था, इस अप्रत्यक्ष शासन में मध्य प्रदेश में, एमपी में कुल 79 जो राजा हैं या देसी रियासतें हैं मध्य प्रदेश में थीं। तो मध्य प्रदेश में देसी रियासतें लगभग 79 रियासतें मध्य प्रदेश में आज़ादी के पहले होती थीं। चूंकि भारत में हम 572 अगर मान के चलें, तो मध्य प्रदेश में उनमें से 79 देसी रियासतें मध्य प्रदेश में थीं। इस मैप में यदि आपको कुछ समझना हो, मध्य प्रदेश के मैप में यदि आपको देखना हो कि एमपी का जो मैप है, उस मध्य प्रदेश का अगर मेरे पास मैप होता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ ना। अगर होता है तो एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है एमपी का मैप वहाँ पर है कि नहीं। तो मेरे पास अगर मैप होता है एमपी का तो ठीक है, इसमें तो नहीं है। चलो वापस अपनी बात पर आते हैं। ठीक है, मैप मुझे देख नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखो, तो उस मध्य प्रदेश में आप समझ लीजिए, मान लीजिए अपना एमपी का मैप जो है क्या है, ये मध्य प्रदेश जो है, उस मध्य प्रदेश आज़ादी के पहले का एमपी बता रहा हूँ मैं। तो मान लो ये अपना आज का आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका ये वर्तमान मध्य प्रदेश है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप है। एक तरीके से थोड़ा आप एडजस्ट करें, बहुत ज़्यादा मैं मैप बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर ठीक है आप काम चला ही सकते हैं। उस समय एमपी में छत्तीसगढ़ भी रहा होगा और मध्य महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा एमपी का दक्षिणतम हिस्सा भी जुड़ा था। तो यूँ समझ लीजिए आज़ादी के पहले एमपी को आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से आपका ये एमपी का भूभागी वाला रहा होगा। और इस मध्य प्रदेश में आप देखें, इस एमपी में जो अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, वो अंग्रेजों का प्रत्यक्ष जो शासन है वो कुछ इस तरीके से एमपी का प्रत्यक्ष शासन जो है एमपी का कुछ इस वाले क्षेत्र पर, इस वाले भूभाग पर, यहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष मतलब इनमें से आप देखो ना तो आप पढ़ोगे तब का छत्तीसगढ़ जो है जो एमपी में आता था वो, तब का महाराष्ट्र वाला हिस्सा, और तो दक्षिण मध्य प्रदेश है, साउथ वाला एमपी जो दक्षिण मध्य प्रदेश है, दक्षिण एमपी, इसको सीपी एंड बरार कहते थे मध्य प्रदेश में। तो एमपी जो है उस मध्य प्रदेश में इस पूरे का नाम क्या था? सीपी एंड क्या नाम था इसका? बरार नाम था। तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में इसका नाम क्या था? सीपी एंड बरार हुआ करता था, जहां पर अंग्रेजों का सीधा सीधा शासन था। राजा यहां पर अगर एक तो नहीं थे और थे तो उनका कोई प्रभाव नहीं था, ना के बराबर था। यूं समझ लीजिए कि यहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। बाकी जो क्षेत्र मध्य प्रदेश का आप देख पा रहे हैं इस मैप में, जैसे एमपी का ये अधिकांश भूभाग है, बुंदेलखंड वाला बेल्ट है मध्य प्रदेश में, मालवा है, ग्वालियर वाला बेल्ट है, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन था, अप्रत्यक्ष शासन था। और अप्रत्यक्ष जो शासन था, ये शासन जो है यहां पर कौन थे? देसी रियासतों के राजा थे, देसी रियासतों के राजा। और देसी रियासतों के जो राजा थे तो विद्यार्थी, इनमें से मध्य प्रदेश में 79 कुल एमपी में, सिर्फ यानी पूरे मध्य प्रदेश में कुल 79 राजा थे। ये कहानी है 1947 के पहले पहले की। अब देखिए 1947 के में हमारा देश आज़ाद हो गया, और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने देश को आज़ादी दे दी और कहा कि 1947 के बाद हम एक साल के बाद 1948 तक हम भारत देश को छोड़ के चले जाएंगे, और वो चले भी गए देश छोड़ के 48 में। जहां तक देश को आज़ाद करने की बात थी तो अंग्रेजों ने कहा कि हम उस भूभाग को पूरी तरीके से आज़ाद करते हैं जो हमारे पूर्ण नियंत्रण में है, और जिन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है, जो देसी रियासतों के राजा हैं, उस पर हम कोई ऐसा फैसला हम कर नहीं सकते हैं, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। अब उनके पास तीन चीजें हैं, या तो वो भारत देश में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए क्योंकि उस समय विभाजन हुआ था भारत का, और या तो वो आज़ाद रह जाएं। इस पर हम बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस भी नहीं करेंगे, ये उनका अपना फैसला है।
अब आप समझिए कि अंग्रेजों ने भारत के उस भूभाग को आजाद किया जो उनके पूर्ण नियंत्रण में था, और राजाओं को लेकर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही दिया ना कि भाई आप देखिए, अब देखो समझो आप, देश कैसे आजाद, पूरा देश एक साथ आजाद नहीं हुआ। अब उन्हें ये वाला हिस्सा आजाद कर दिया होगा जो उनके पूर्ण नियंत्रण में था। इन राजाओं को लेकर वो उन्हें कहा 79 राजाओं का हमें नहीं पता भाई, वो जहां जाना चाहे जहां चले जाए, भारत तो भारत, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, और हमें उसको लेकर के अभी कोई हम नहीं है। अभी देखो देश के राजनेताओं पर उस समय कितना बड़ा संकट आया होगा कि आजाद भारत में भारत विभाजन का एक जो कह सकते हैं एक चोट, वो तो लगी ही थी भारत को, उससे बड़ा चुनौती थी भारत देश के अंदर इस देश को ही बनाना। अब समझो आप 572 राजा थे, और उन 572 राजाओं में से अगर उस समय 10-20 लोग, 10-20 तो चलो बहुत बड़ी बात है, 2-4-5 लोग भी नहीं माने होते तो देश में आज भारत के अलावा 2-4-5 देश और होते। पर उस समय के नेताओं की बुद्धि, इतनी तीव्र बुद्धि, इतने दूरगामी सोच के लोग थे। कांग्रेस के जो लोग उस समय के थे, नेहरू हैं, पटेल हैं और बाकी जो लोग थे, अंबेडकर जैसे लोग, तो खैर उस समय के ही लोग हैं सारे के सारे, तो इतने तेज उन्हें दिमाग लगाया कि उन्हें सभी रियासतों का भारत में विलय करा लिया। पूरी तरीके से उन्होंने जो है देश के सभी राजाओं को विलय करने पर मजबूर कर दिया, और अंततः भारत देश हमारा बना। लेकिन चुनौती ये है कि 1947 में ये 2-4 दिन की बात थी नहीं। सभी राजाओं को कन्वेंस करना, सभी को मनाना, अब ये 2-4 दिन की बात नहीं है। इसको में बहुत लंबा समय जाएगा, और बहुत लंबा समय जब लगेगा इसमें, तब इसके लिए हम तुरंत तो राज्यों का निर्माण हम कभी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले देश बनाना पड़ेगा ना, जब देश बनेगा तब तो राज्य बनेंगे। अभी तो देश ही नहीं बन पास 47, रियासत राजाओं को कन्विंस करना पड़ेगा। तब सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया देसी राजाओं को मनाने का, और उन्होंने बाद में मना भी दिया। इसलिए आप देखें कि हम भारतीय इतिहास में उनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। पटेल, सरदार पटेल की बात कर रहा हूं मैं। तो एक ही पहली बात मेरी खत्म कंप्लीट होती है। दूसरी बात यह है 1947-56 तक हम क्यों यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1947 से 56 तक हम राज्य निर्माण की स्थिति में आ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि भारत को प्रॉपर तरीके से हम बनते बनते समय लग गया। तो 1947 से 56 तक भारत में राज्यों का निर्माण नहीं हो सका, राज्य हमारे बन नहीं सके, इसलिए राज्यों की अस्थायी व्यवस्था रही 1947 से 1956 तक। तो यहां पर हम समझेंगे 1957 तक क्या स्थिति थी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं तो आप समझेंगे ना। हमने क्या किया, 47-56 तक हमने राज्यों की अस्थायी व्यवस्था बनाई। यहां ध्यान से देखना दोस्त, है ना, राज्यों की एक हमने क्या बनाई, राज्यों की हमने एक अस्थायी व्यवस्था बनाई, और राज्यों की जो हमने एक अस्थायी व्यवस्था बनाई, टेम्परेरी व्यवस्था बनाई, और इसमें हमने ये रखा, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने भारत के जो राज्य हैं उनको 4 कैटेगरी में रखने का फैसला किया। हम इनको 4 कैटेगरी में रख देंगे। तो ये हमारा फैसला था, इनको हम 4 कैटेगरी में रखने का हमने फैसला किया। और 4 कैटेगरी में सबसे ये रंग आपको दिख रहा है। तो इसमें हमने पहले रखा पार्ट ए के राज्य रखे, हमने पहले पार्ट ए कैटेगरी थी, राज्य नहीं था, अर्थात एक कैटेगरी बनाई पार्ट ए कैटेगरी, इसमें कई राज्य आ जाएंगे। एक कैटेगरी में, एक समूह में कई राज्य आ जाएंगे। हमने दूसरा बनाया पार्ट बी के राज्य बनाया, हमने तीसरा पार्ट सी के राज्य बनाया, और हमने पार्ट डी राज्य बनाया। और ये राज्यों की एक मिनट, आप इसमें कंफ्यूज ना हो आप, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं 2 मिनट के लिए, है ना, फिर आगे चलेंगे। तो राज्यों की हमने 1956 से लेकर के 1947-56 तक हमने एक अस्थायी व्यवस्था बनाई राज्यों की। और ये जो एक अस्थायी व्यवस्था थी, इस अस्थायी व्यवस्था को हमने 4 पार्ट में बांटा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। देखिए विद्यार्थियों, इसमें पार्ट ए में हमने उन राज्यों को शामिल किया जहां पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, अर्थात अंग्रेजों द्वारा शासित राज्य, अंग्रेजों द्वारा शासित राज्य जिनको अंग्रेजों ने आजादी कर दिया था। तो पार्ट ए में उन राज्यों को रखा गया जिनमें अंग्रेजों का सीधा सीधा शासन था। 14 राज्य उस समय बने थे तब के जमाने में, अब है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति बनी थी, मुझे वो नंबर याद आ रहा है, वो इतना ही लगभग। पार्ट बी में हमने कहा जितनी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े राजा होंगे, समय के साथ धीरे धीरे राजा भी मिलते चले गए, तो जैसे राजा मिलते चले गए तो बड़ी रियासतों के राज्य, जो हमने एक राज्य बनाए उसको हमने पार्ट बी का राज्य नाम दिया।
और जो छोटी छोटी रियासतें उनको पार्ट सी में हमने रख दिया। छोटी जो रियासतें हैं, छोटी रियासत, उनको हमने पार्ट सी में रखा। जबकि देखिए पार्ट डी की यदि आपसे बात कर लें तो कुछ तटीय राज्य हो गए, अंडमान निकोबार, केरला, और जो समुद्री क्षेत्र में है उनको पार्ट डी में रखा गया। तो यूँ समझ लीजिए कि पार्ट डी में हमने कुछ समुद्री क्षेत्र जो है, उस समुद्री क्षेत्रों के आसपास तटीय क्षेत्र जो है उनको पार्ट डी में हमने रखा। जहां पर आवागमन थोड़ा मुश्किल था, उतना उस समय नहीं था वो, तो वो उसमें रखा। और आपको याद रखना है कि अंबेडकर ने इस पूरी बात को कि हम जब तक एक निश्चित पूरा देश हम बना नहीं लेते हैं, सभी राज्यों को मिला करके हम पूरा देश नहीं बना लेते हैं, तब तक हम राज्यों की एक अस्थायी व्यवस्था चलाएंगे। और ये व्यवस्था अस्थायी थी जो 56 तक चली। और आपको याद ये रखना है कि ये भारतीय संविधान का एक भाग था। ये भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 7 था, उस भाग नंबर 7 में इस बात को रखा गया था। तो राज्यों की एक टेम्परेरी जो व्यवस्था थी वो भारतीय संविधान के भाग 7 में रखी अपन ने। और जो भाग 7 में हमने इस व्यवस्था को हमने रखा, ये कुछ समय के बाद खत्म हो गई, 1956 में जाकर खत्म हो गई। इसीलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात बता रहा हूं आपको मैं कि ये भाग 7 जो है, इस भाग 7 की जो ये बात थी ये खत्म हो गई। अर्थात जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आप याद रखें, कभी आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमने क्या कर दिया, संविधान से क्या कर दिया, अपने हटाया या हटा दिया था, तो वह भाग नंबर निरसित हो गया स्वतः। वो जब 1956 में भारत देश में 7वां संविधान संशोधन होगा राज्य के बनते ही, तब चूंकि भारत देश में राज्यों की एक नई व्यवस्था आ जाएगी, जो आज आप देखते हो तो पुरानी व्यवस्था का वो स्थान ले लेगी। और ये भारत जो पुरानी व्यवस्था है संविधान के भाग 7 में वर्णित थी, लिखी थी। तो जब व्यवस्था ही खत्म हो गई तो संविधान के उस भाग का महत्व क्या हो गया, शून्य हो गया। इसलिए हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग हटाया गया। पहली बात कि हमारे संविधान में मूल जो संविधान है हमारा, उस मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो मूल संविधान में अगर देखोगे तो आपने पढ़ा होगा 22 भाग संविधान में थे, और 22 भाग में से एक भाग हमने हटा दिया तो 21 भाग बचे संविधान में। और जो 21 भाग बचे, मैं एक बात और समझाता हूं कि जब संविधान बना तो संविधान में 22 भाग थे, 1956 में संविधान से एक भाग हटा दिया गया तो 21 भाग बचे। अभी कितने हैं, तो अभी संविधान में 25 भाग हैं। मूल भाग तो 22 ही हैं, पर सब मिला के जो है 25 हैं। तो इसमें जो है नए भाग कौन कौन सा हमने जोड़े हैं संविधान में, तो संविधान में नए भाग जो हमने जोड़े हैं वो हमने जोड़ा 4 का ए जोड़ा है, और 14 का ए ये भी हमने जोड़ा है, और 9 का ए ये भाग का नाम है, और 9 का बी। संविधान में कोई 23, 24, 25वां नंबर नहीं है कि 23वां भाग, 24वां भाग, भाग तो 22 ही है, कोई 23वां भाग नहीं है, पर नंबर बढ़ गए यहाँ से। तो हमने संविधान में 4 का ए, 14 का ए, 9 का ए और 9 का बी, ये हमने भारतीय संविधान में कुछ नए भाग जोड़े हैं। तो ये तो एक बात है जो आपको समझना। मैं वापस मध्य प्रदेश पे आता हूँ। तो हमने 1947 से 56 तक ये तय किया कि जब तक भारत देश में राज्यों की एक स्थायी व्यवस्था नहीं बन जाएगी, तब तक भारत देश में हम राज्यों को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के राज्य हम बनाएंगे। और यही चला, और ये हर राज्य के लिए था। यूं समझिए कि मध्य प्रदेश में जो अंग्रेजों का सीधा राज्य रहा होगा वो पार्ट ए में कुछ चला गया होगा। मान लो कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल वाला होगा, तो वो भी पार्ट ए का एक राज्य कहला जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो बात को। तो अब अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, एमपी पर आते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि 1947 से लेकर के 1956 तक अगर देखें अपन, 1956 तक देखें तो मध्य प्रदेश जो अपना है एमपी, उस मध्य प्रदेश में जो राज्यों की अस्थायी व्यवस्था थी, राज्यों की अस्थायी व्यवस्था, उस राज्यों की अस्थायी व्यवस्था मतलब पार्ट ए, बी, सी और डी, इसकी आपसे हम चर्चा करते हैं। तो पार्ट ए, बी, सी, डी जो अपना है, उस पार्ट ए, बी, सी, डी की आपसे बात कर लूं मैं कि कौन कौन सा था, तो अपने यहाँ भी वैसा ही होगा। तो पार्ट ए है ना, पार्ट ए अपना हो गया। और क्या था जहां पर सीधा साधा था, पार्ट बी हो गया।
और क्या होगा, पार्ट सी होगा और पार्ट डी हो गया। अब देखिए दोस्त, हमारे मध्य प्रदेश में पार्ट डी गुंजाइश बनती नहीं है, क्योंकि समुद्री राज्यों को और कुछ तटीय प्रांतों की बात है तो डी तो एमपी में होगा नहीं। तो मध्य प्रदेश में हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के राज्य बनाए। देखिए, पार्ट ए में हमने कुल एक राज्य बनाया, पार्ट ए में हमने कुल एक राज्य बनाया और इसमें शामिल किया, और उसका नाम वही था सीपी एंड बरार, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा शासित था तो सीपी एंड बरार हमने बना दिया। पार्ट बी जो राज्य बना उसमें भी हमने एक राज्य बनाया और उसका नाम था मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत बनाइए। 1947 के बाद बने, 56 तक है ना। और सी में हमारे मध्य प्रदेश में दो राज्य बने, सी में दो राज्य बने। एक राज्य जो है उसका नाम था विंध्यन प्रदेश, विंध्यन है ना, विंध्यन, अब ठीक लिख रहे हैं ना, विंध्यन प्रदेश। और एक का नाम था अपना भोपाल, क्या नाम था, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से कुल मिलाकर 1947-56 तक 4 राज्य बने, है ना। एमपी मैं लिख दूं, यहां पर लिख दे रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में कुल 4 राज्य बने एमपी के अंदर। इन 8 सालों में एमपी में एक ही राज्य में 4 अलग अलग राज्य बन के चले। एक सीपी एंड बरार था, एक मध्य भारत था, एक विंध्यन प्रदेश था और एक अपना कौन सा, अपना भोपाल राज्य था। अब यहां पर थोड़ा मैप में देखोगे तो आप ना क्लियर हो जाओगे उस चीज को कि एमपी के मैप में कहा, तब हमारा मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं था। ये मान लीजिए अपना मध्य प्रदेश है ना, ये मान लीजिए अपना क्या है, अपना ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है अपना, ये आज का मध्य प्रदेश है ये, तो है ना। तो मैप थोड़ा मैप में एडजस्ट कर लिया करो बंधु, मैप को लेकर थोड़ा सा समस्या तो है। ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और ये जो है अपना ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। तो ये मध्य प्रदेश जो है इस एमपी में, इस मध्य प्रदेश में यहाँ पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि अपना जो एमपी है वो ये वाला भूभाग, ये यहाँ से पूरा जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है अंग्रेजों द्वारा शासित था। तो ये तो क्लियर है कि इस क्षेत्र को हम पार्ट ए में रखेंगे, सीपी एंड बरार में रखेंगे, हाँ या ना। तो ये हिस्सा अपना क्या हुआ, सीपी एंड बरार वाला हिस्सा हो गया, छत्तीसगढ़ वाला पूरा, महाराष्ट्र वाला पूरा और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण मध्य प्रदेश। इसको हमने जो नाम दिया, इसको नाम दिया सीपी एंड बरार। तो ये अपना था सीपी एंड, क्या था अपना, सीपी एंड बरार वाला हिस्सा था। अब इनका डिटेल मैं भी आपको समझाता हूँ थोड़ा 2 मिनट से। सीपी एंड बरार हिस्सा था, राजधानी नागपुर थी इसकी। तो एक राज्य हमारा ये बन गया और ये 1947 में ही बन गया होगा, मतलब सबसे पहले आजाद ही हुआ ना, तो ये राज्य हमारा तभी बन गया होगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में बड़ी रियासतों में 3 बड़ी रियासतें थीं। एक रियासत थी अपने ग्वालियर के सिंधिया जी सिंधिया ना। तो यहाँ पर जो है एक कौन थे अपने यहाँ पर, सिंधिया बड़ी रियासत थी। एक इंदौर में थी होलकर, इंदौर में कौन थी अपनी यहाँ पर, होलकर। और एक थी मध्य में भोपाल। ये 3 बड़ी 79 में से ये 3 बड़ी रियासतें थी मध्य प्रदेश में। तो ये हुआ था कि तीनों रियासतों, बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जाएगा। पर विडंबना ये हो गई बंधु कि इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया तो मान गए कि हमको शामिल होना है, भारत में शामिल होना है, वो मान गए इस बात को। पर भोपाल के राजा, भोपाल भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत थी और वहां के नवाब नाराज हो गए। भोपाल के बारे में बताता हूं, पहले आप ये समझ लीजिए। तो ये इस प्रकार सिंधिया, और जब ये मान गए तो सिंधिया जब मान, सिंधियाओं का क्षेत्र हो गया और इंदौर का जो है कौन सा अपना, होलकरों का क्षेत्र हो गया। इसको मिलाकर के मध्य प्रदेश में एक राज्य बनाया गया, मालवा और उत्तर मध्य प्रदेश को मिलाकर एक राज्य बनाया गया। इसका नाम था मध्य भारत। क्या नाम था इसका, मध्य भारत इसका नाम था। तो एक अपना वो सेंट्रल इंडिया हुआ, मध्य भारत जो इंदौर और होलकर और उनसे संबंधित रियासतों से मिलकर बना। अब किसमें कितनी रियासतें थी वो चर्चा डिटेल में आपसे बताऊंगा आपको मैं। और बाद में छोटी छोटी 38 रियासतों, 38 जो रियासत हैं, उन 38 रियासतों से एक राज्य और बना, जिसको हम कह सकते हैं, यहां से थोड़ा सा ये ले लो आप, यहां से ये, ठीक है ना। ये बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट है पूरा, ये बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट है, एक राज्य आपका यहां पर ये भी बना है ना। एक राज्य है आपका यहां से, ये जो एक राज्य है आपका, ये वाला जो रेड रेड बनाया है मैंने, ये एक राज्य आपका विंध्य प्रदेश बन गया। ये विंध्य प्रदेश है ना। ये तो एक कौन सा अपना विंध्य, रुक जाइए, ये जो है अपना ये विंध्य प्रदेश। तो इस प्रकार तीसरा कौन सा, विंध्य प्रदेश बन गया। और ये सब 1950 के पहले पहले ही बन गए, 48 में ही बन गए तीनों के तीनों। पर हुआ ये सब शामिल हो गए थे 79 में से। मध्य प्रदेश की
8 रियासतें इस बात पर एग्री कर गईं कि हाँ, हमें ठीक है, हमें शामिल होना है। अभी इनका डिटेल में बताऊँगा इनके बारे में, अभी ज़रा पूरी बात समझना। लेकिन भोपाल, ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, भोपाल जो है, भोपाल रियासत इस बात पर एग्री, भोपाल ये बीचों बीच है ना, तो मध्य प्रदेश की जो भोपाल रियासत है, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी में जो भोपाल रियासत है, भोपाल, इस भोपाल रियासत के राजा का नाम था नवाब हमीदुल्ला खान। अब भोपाल के विलय को थोड़ा आप समझ लीजिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो भोपाल के राजा थे, भोपाल के राजा थे, उनका नाम था नवाब हमीदुल्ला खान, नवाब हमीदुल्ला खान। तो नवाब जो हमीदुल्ला खान है, अब देसी रियासतों को अंग्रेजों ने ना एक बहुत छूट दी थी, देसी छूट ये दी थी उन्होंने कि भाई वो चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और चाहें तो स्वतंत्र रहें। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद की रियासत जब नहीं मानी, तो भोपाल के राजा भी इस बात पर उनके साथ हो लिए कि हमें नहीं होना शामिल, और इनके मन में कहीं ना कहीं जरूर था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए तो कितना अच्छा रहता। पर किस्मत उनकी ठीक नहीं थी कि उनकी रियासत भारत देश के बीचों बीच थी, और जो उनका भौगोलिक भूभाग था वो इतना वो था ही नहीं कि वो किसी भी प्रकार से वो उसमें शामिल हो सकें। मजबूरी में भोपाल के राजा पाकिस्तान शामिल नहीं हो सकते थे, ये पॉसिबल ही नहीं था। तब भोपाल के राजा ने फैसला किया कि हमें अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं होना, तो हम भारत में भी शामिल नहीं होंगे। अर्थात भोपाल के राजा नवाब ने स्वतंत्रता का अनाउंसमेंट कर दिया। जरा देखे, जरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी भी देश में शामिल इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रियासत के तौर पर काम करेंगे, और स्वतंत्र रियासत की तरह व्यवहार करेंगे या कार्य करेंगे। अर्थात हम ना भारत देश में शामिल होना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। भोपाल के राजा तो नहीं मान रहे थे यार, बाकी सब मान गए, और भोपाल के राजा ने कहा कि हम नहीं शामिल होंगे इसमें। जब हम शामिल नहीं होंगे इसमें, जब भोपाल के राजा ने कह ही दिया, तो अब ये प्रश्न है कि उस समय अब इतनी जबरदस्ती नहीं थी कि आप उनको पकड़ के ले आओ। 47 गुजर गया, 48 गुजर गया, 49 आ गया, और 49 तक आप यकीन मानिए भोपाल भारत में शामिल नहीं हुआ। तो संविधान वहां बनने बनने तैयार था, भोपाल नहीं शामिल हुआ। फिर होना तो था एक दिन। कौन सी घटना घट गई वहां पर? तो 1949 में 14 जनवरी आई थिंक है ना, हाँ, 14 जनवरी 1949 को एक घटना घटती है रायसेन में। कहां पर? रायसेन में घटना घटती है, उसको बोरास कांड भी कहते हैं अपन। कौन सा? बोरास कांड कहते हैं। बोरास कांड रायसेन में हुआ, नर्मदा के तट पर। तो ये कांड जो हुआ था, ये नर्मदा के तट पर है ना, नर्मदा के तट पर हुआ था। ये क्या था कांड? ये तो हुआ ये कि अब देखिए एक बात समझिए यार, भारत आजाद हुए, 47 48 गुजर गए, राजा ने कहा मैं नहीं शामिल होना। देश की स्वतंत्रता में भोपाल के आम लोगों ने साथ तो दिया ही था ना। बरकतुल्ला का नाम, शंकर दयाल शर्मा का नाम, कितने लोग शहीद हुए, आदिल मोहम्मद, फाजिल मोहम्मद, कितने लोग शहीद हुए थे। तो भोपाल के लोगों ने तो देश की आज़ादी का सपना देखा था, लेकिन देश आज़ाद होने के बावजूद भोपाल के राजा ने विलय से इनकार कर दिया। तो जनता तो पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब तुम्हारी गुलाम हो गई। तो जनता को स्वीकार नहीं था ये राजा का फैसला। तो जनता ने लगातार विरोध करना शुरू किया, और इस विरोध की कड़ी में राजा के सैनिकों ने इस दिन रायसेन में भारतीयों ने क्या किया, नर्मदा नदी के तट पर ना एक ध्वज, भारतीय ध्वज जो है वो ध्वज फहरा दिया। अब चूंकि राजा का अपना खुद का ध्वज होता था, तो राजा का अपना खुद का ध्वज था, तो राजा ने आदेश दे दी कि यार गोली मार दो। तो वहां पर लोगों को गोली मार दी गई, और वहां उस तट पर काफी लोगों की मौत हो गई। और ये बात इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी कांग्रेस के लिए। तो इस घटना को ना मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, सॉरी एमपी का नहीं, भोपाल का, एमपी का तो चरण पादुका है, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
अच्छा, एमपी के जलियांवाला हम चरण पादुका 1931 वाले को लेते हैं, पर भोपाल का जलियांवाला से कहते हैं ये घटना जब घटी तो कांग्रेस ने इस बात को कहा कि भाई अब तो आपको या तो संघर्ष कर लो या हमसे जीत ही जाओ, पर राजा नहीं जीत सकता था भारतीय सेना से, तो मजबूरी में राजा को मजबूर होना पड़ा और अंततः उसको भारत में विलय पर हस्ताक्षर करने पड़े। तो जून 1 जून है ना, 1 जून 1949 को भोपाल का एमपी में विलय हो गया, भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय हो गया। और इस प्रकार जो इनका एमपी में विलय हुआ, भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय हुआ, तब जाकर भोपाल राज्य बना। हालांकि बहुत सारी शर्तें थी उसकी, शर्तों पर चर्चा बाद में करेंगे आपसे। तो अब प्रश्न ये हुआ, जब भोपाल शामिल हुआ मध्य प्रदेश में, तो एमपी तो राज्य बन चुके थे, पार्ट ए का राज्य बन चुका था, पार्ट बी का राज्य, पार्ट सी का राज्य बन चुका था विंध्य प्रदेश, डी गुंजाइश थी नहीं। तब भोपाल के राजा ने शर्त रही कि मैं शामिल होऊंगा, पर मैं किसी भी राज्य में मिलूंगा नहीं, अलग राज्य बनाना पड़ेगा भोपाल को आपको। ये राजा की ही पर्सनल डिमांड थी। तो उस समय तो ये था ना कि पटेल साहब ने कहा था कि भाई किसी भी प्रकार से राजाओं को मिलाओ, तो भी पूरा कागज लिख के भेजते थे कि जाओ तुमको साइन कर लो चेक में, जो चाहिए ले लो, हम दे देंगे। क्योंकि पहली प्राथमिकता थी मिल जाएं, बाद में तो इनको हम जाने नहीं देंगे, क्या कर लेंगे हमारा ये, तो है ना कि आओ तो पहले, फिर बताते हैं कि अभी जो आप रंग दिखा रहे हो दिखा लो, जिस दिन शामिल हो जाओगे फिर देखा जाएगा। अब अभी यही तो बहुत सोचे समझी रणनीति थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कहते कर देंगे, इसलिए भोपाल को पार्ट बी तो आप बना नहीं सकते, बहुत बड़ा राज्य बन ही चुका था। तब भोपाल को पार्ट सी की कैटेगरी का एक नया राज्य बनाया गया मध्य प्रदेश में, और ये एक अस्थायी व्यवस्था मध्य में 56 तक चलती रही इन 4 राज्यों के तौर पर। अब हमको इसमें समझना है कि पार्ट ए के बारे में, पार्ट बी के बारे में, पार्ट सी के बारे में और पार्ट डी के बारे में थोड़ा हमको यहाँ पर समझना है। तो ये अपन इस पर चर्चा। अब इस पूरी बात को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी की डिटेल कि कब मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री और फिर बाद की राज्य कैसे बने, उस पर आपसे एक चिंतन आपसे अगली क्लास में किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा आपको। यहाँ तक आप समझ लीजिए। इसका जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे। तो इस सेशन के लिए यहाँ तक का पढ़ते रहिए साथियों, खुश रहिए, जय हिंद।